चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशोस्टिन की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। चीनी वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सिफारती ज़राए का कहना है चीनी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। 11 साल बाद किसी चीनी वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान होगा। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह वफ़द के हमरा 10 और 11 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी इस्लामाबाद के मकामी होटल में बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे और पाकिस्तान के निजी शोबे के सीनियर क़यादत से बातचीत करेंगे। इनकी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। फ्रेम वर्क भी तैयार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। पहले मरहले में सऊदी अरब का निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। रवा माली साल की पहली सेमाही में तरसीलात ज़र $8 अरब 80 करोड़ रहीं, जो गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही के मुकाबले में 38.8% ज़ायद है। स्टेट बैंक का कहना है सितंबर में $2 अरब 84 करोड़ 91 लाख मौसूल हुए। अगस्त में $2 अरब 94 करोड़ 28 लाख की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी, जबकि सितंबर 2023 में $2 अरब 20 करोड़ 81 लाख की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। इस तरह सितंबर 2023 की निस्बत सितंबर 2024 में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 68 करोड़ 13 लाख की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 56 करोड़ 3 लाख बरतानिया 42 करोड़ 36 लाख मौसूल हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। इजलास में बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसान कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाए जाएं। तक़सीम कार कंपनियां बिजली चोरी में मुलव्वस मुलाज़मीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इक़बाल, अहद चीमा, अवैस लगारी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ ज़मीन पर PTM को जलसे से रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने कहा कलअदम होने पर PTM की हर सरगर्मी पर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद है। अदालत ने पुलिस को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की इजाज़त दी। केस की मज़ीद समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि KP हाउस सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी है, इसे गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। केस के हतमी फैसले तक खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील किया जाए। सील करके सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा मुतालिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून व दाखिला, DG रेंजर्स, DG FIA और CDA को फरीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद, डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA भी दरखास्त में फरीक हैं। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के अहलकारों और गाड़ियों को तहवील में लेने पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अयास का कहना है इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे 40 रेस्क्यू अहलकारों को मुकदमे में नामजद किया है। गाड़ियाँ वापस आ रही थी सनाबदान में, तो उनको फिर पुलिस ने अप्रहेंड किए
اور ہمارے ریسکیورز کو اور گاڑیوں کو وہ پھر ساتھ اسلام آباد لے گئے ہیں. 40 کے قریب ہمارے ریسکیورز وہاں پہ ہے، ان کو FIR میں نامزد کیا ہے، لیکن ایز پر رولز ایمرجنسی کا ایکٹ اگر دیکھا جائے تو ہم ہر جگہ پاکستان میں جا سکتے ہیں. لیگل ٹیمز بھی ہم نے وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیے ہے. ہمارے 3-4 آفیسرز 24/7 اسلام آباد میں ہوں گے. ان کے لیے کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ وہاں پہ ہمارے ریسکیو سپورٹ کے لیے ہوں گے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب آج جائیں گے اسلام آباد میں، رٹ کریں گے. ایز سون ایز پاسبل ہمارے ریسکیوز ہماری گاڑی واپس آ جائیں گے. جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترامیم پر حکومت کے ساتھ معاملات طے پانے کے دعووں کی تردید کر دی. JUI رہنما راشد سمرو نے کہا APC میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا جو ہونا ہے ہفتہ 10 دن میں ہو جائے گا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمارے ارکان حکومت کے ہاتھ نہیں آئیں گے. جو اراکین بیرون ملک گئے ہیں 15 اکتوبر تک وطن واپس آ جائیں. وفاقی حکومت نے ہدایت کر دی. ذرائع کا کہنا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے 10 سے زائد اراکین ملک سے باہر ہیں. ان میں مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری، سینیٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور BAP کے دنیش کمار بیرون ملک میں ہیں. مسلم لیگ کاف کے حسین الہی اور سینیٹر عبد القادر بھی بیرون ملک کے دورے پر ہیں. آئینی ترامیم کا ڈرافٹ منظر عام پر لایا جائے. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں عوامی رائے لی گئی تھی. موجودہ آئینی ترامیم میں بھی پبلک ایٹ لارج کو رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. ایک دن میں آئینی ترامیم پاس کرانا جمہوری اور پارلیمانی اصولوں کی نفی ہے. قومی اسمبلی کے قوانین بھی کسی مجوزہ قانون سازی کو آفیشل گزٹ میں پبلش کرنے کا کہتے ہیں. عوام کو آئینی ترامیم پر رائے دینے کے لیے 8 ہفتے کا وقت ملنا چاہیے. جب تک فضل الرحمان نہیں مانتے ترمیم کسی صورت نہیں ہو سکتی. فواد چودھری کہتے ہیں فضل الرحمان کو روند کر آئینی ترمیم کی کوشش کی گئی تو مشکل ہوگا. آئینی ترمیم ہوئی تو سپریم اور ہائی کورٹ ججز کے استعفے دیکھ رہا ہوں. مریم نواز اور بلاول بھٹو نے اپنی سیاست ختم کر دی. کسی بھی پارٹی کو اپنے کارکنوں کو بطور چارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ملک کا احترام ہوگا تو ہم سب قابل احترام ہوں گے، قابل عزت. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس قسم کے رجحان جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اس ملک کو اس وقت آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اکٹھا بیٹھ کے کچھ سوچنے کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے چیلنجز ہیں، ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہمیں اپنے جو جذبات ہیں وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی ایک علیحدہ اپنے انفرادی طریقے سے ہم اجتماعی نظام کو ہم نقصان پہنچا بیٹھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے سارے دوستوں نے بھی آج یہ بات کی کہ ہم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں پنجاب کی پوری ہماری پارٹی یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ایک نوجوان لیڈر ہیں. جیسے میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آئینی عدالت کے نام پر کٹ پتلی عدالت قائم کی جا رہی ہے. رہنما JUI حافظ حمداللہ کہتے ہیں آئینی عدالت ایگزیکٹو کے تابع ہوگی. آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم کی صوابدید پر لگایا جائے گا. اس عدالت کو وہ تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس ہیں. سپریم کورٹ کو ایک طرح سے کھڈے لائن لگا دیا جائے گا. وکلا تنظیمیں نکلیں، عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے. PTI رہنما زرتاج گل کو سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے گزشتہ روز زرتاج گل کی رہائی کے احکامات دیے تھے. بات کریں گے، یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے یاسر. دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، انہیں ہفتے کے روز جو ہے ان کی رہائش گاہ سے جو ہے گرفتار کیا گیا تھا اور 30 دن کے لیے نظر بند کر کے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا تھا. کل ہائی کورٹ ملتان نے جو ہے ہیئرنگ کے دوران ان کی گرفتاری کو اور حراست کو، نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا اور ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کیے تھے کہ فوری طور پر زرتاج گل کو جو ہے رہا کر دیا جائے. اب سے کچھ دیر پہلے سینٹرل جی خان سے جو ہے زرتاج گل کو باقاعدہ رہا کر دیا گیا. شکریہ یاسر. اور خبر کراچی سے، ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کا مقدمہ CTD میں درج کر لیا گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں افضل سے جانتے ہیں، بتائیے افضل.
देखिए, कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर होने वाले धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज हुआ है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोसिव एक्ट के जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक 11 बजे के करीब धमाके की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस नफरी कैमरा जब धमाके के मुकाम पर पहुंची तो वहां पर आग लगी हुई थी। वाक़े में 2 गैर मुल्की जामक जबकि 10 शहरी जख्मी हुए, जबकि एक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के आबाई घर फैसलाबाद गए, फातिहा ख़्वानी की और अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा शहीद ने वतन से वफ़ा के अपने अहद की पासदारी करते हुए अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। कौम को पाक फ़ौज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज के शहदा पूरी कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर हैं। अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज़ रहेगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फितनाल खारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। और ख़बर ये कि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी आइन की बुनियादी खदोहाल हैं, जिसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती। मुजव्वज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। इस बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लियामान को बिल पेश करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के हाउसेस मुकम्मल होने तक तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। बिल अगर पेश किया जाए तो उसे मुअत्तल तसव्वुर करने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट बेकायदगियों के केस में हुक्म इम्तना जारी करते हुए मेरिट लिस्ट का इजरा रोक दिया है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अदालत ने कहा कमेटी में डॉक्टर शीरीन आरेजो CMIT डायरेक्टर साबिक क्राइम FIA कराची शामिल हों। साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली राहमू भी कमेटी के रुकन होंगे। अदालत ने कहा कमेटी 15 दिन में इल्जामात की तहकीकात मुकम्मल करे। किसी भी इदारे की मुआवनत और टेस्ट लेने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। कमेटी दरखास्त गुजारों से उनके एतराज़ात को भी तहकीकात का हिस्सा बनाए। अदालत ने मेरिट लिस्ट शाया करने से रोकते हुए कहा कोई इदारा दाखिले शुरू ना करे। रावलपिंडी में डेंगू बुखार बेकाबू हो गया। इमरजेंसी नाफज करके काउंटर्स कायम कर दिए गए। डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए मोबाइल टीमों को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक डेंगू के डेंटू वायरस की तशखीस हुई है जो ज्यादा खतरनाक है। महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे में 134 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2277 से तजावुज कर गई। रवां सीजन में डेंगू से 9 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वकील पैमरा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए। आपने कहा खबरदार अदालत में जो सवाल होगा वो ऑन एयर नहीं होगा। क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है? ये रेगुलेशन नहीं आमरीयत है, इसे मुंह बंद करना कहते हैं। अदालत का कहना था आप समात में किए जाने वाले ये सवाल बताने पर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगर अदालत सवाल कर रही है तो जानना आवाम का हक है। तासुर मिल रहा है, जो लाइव है वो सुन लें, जो लाइव नहीं वो सुनने नहीं देंगे। आपकी हिदायत में सनसनी फैलाने की बात कहाँ है? दौरान समात अदालती रिमार्क्स रिपोर्ट होने में गलत और ख़राबी क्या है? आप कह रहे हैं खबर नहीं चलेगी तो बेचैनी नहीं फैलेगी। आप क्यों नहीं चाहते अदालत के सवाल नशर हों? जो समात बराह रास्त है उसे दिखाने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आपको क्या पता आवाम क्या सुनना चाहते हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील मुअज़्ज़ज़ जाफरी एडवोकेट ने कहा पैमरा ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की है। पैमरा का फैसला गैर आइनी है। चेयरमैन पैमरा बोर्ड के मुशावरत के बगैर अस खुद फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों माकब दे रही है? हुकूमत पर बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स, कहा कि पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ڈیمز تعمیر کی پیشرفت رپورٹ مانگتی رہی. کیا عمل درآمد بینچ کی تشکیل کا آئین میں کوئی ذکر ہے؟ سابق اٹارنی جنرل نے کہا عمل درآمد بینچ کا تصور کراچی بدامنی کیس سے شروع ہوا تھا. چیف جسٹس نے کہا جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اس وقت اعتراض نہیں ہوتا. سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا نیوز پیپرز میں آج کل بہت کچھ چھپ رہا ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ کو عدالت میں نہ اخبار پڑھنے دیں گے نہ ہی یہاں اخبار پڑھیں گے. سیاسی باتوں کے بجائے آئین کے تحت معاونت کریں. کیا ڈیمز فنڈز پرائیویٹ بینک میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکج پر پیش رفت ہو رہی ہے. زرعی شعبے پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی. وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کوشش ہے کہ قرضوں کی ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں. کوپیما شہروز کاشف کا بڑا کارنامہ 8000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. شہروز کاشف نے آج شیشہ پنگما کی چوٹی سر کی. شہروز کاشف سرباز خان کے بعد دوسرے پاکستانی ہیں جنہوں نے تمام بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں. نوجوان کوپیما نے 8000 سر کرنے کا سفر 2019 میں شروع کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.